Hello everyone, I Sonali welcome you all to our channel sscupscpdf.com। गाइज, हमने जो अपना लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा मौर्यन के ऊपर, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर। इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे कि मौर्यस कैसे आए, वो कौन थे, उनके टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने क्या क्या किया। आज हम उन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो प्लीज जाके विजिट करें, वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका। तो चलिए गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी के मीडियम से बताना चाहूंगी, कुछ ब्रीफिंग देना चाहूंगी अबाउट मौर्यंस कि मौर्यंस कौन थे। आप सबने मौर्य सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, बहुत सारे फेमस सीरियल्स भी बने हुए चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो आई होप सो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने नेम ना सुना हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यंस को कह लो आप, कि जो मौर्यस थे उसको सोचा गया कि वो आखिर थे कौन, मतलब वो किस जाति से बिलोंग करते थे, वो लोग आए कहाँ से। इस पे बहुत बड़ी डिबेट होती रही है टाइम टू टाइम कि आखिर वो लोग थे कौन, वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे, वो शूद्र थे, वो वैश्य थे आखिर क्या वो। तो कई लोग, कई लिटरेचर से हमें अलग अलग प्रूफ मिले हैं कि वो लोग आखिर थे कौन। कोई लिटरेचर उनको बोलता है कि वो वैश्य कास्ट से बिलोंग करते थे, कोई लिटरेचर से हमें पता चला कि वो लोक कास्ट के थे या लोक क्लैन से बिलोंग करते थे, जैसे कि कुलीन थे। किसी ने बोला कि वो क्षत्रिय थे। अब किसने बोला कि वो क्षत्रिय थे? जो हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर है या फिर जो हमारा जैनिज्म लिटरेचर है उसमें बताया गया कि जो मौर्यंस थे वो क्षत्रिय थे, उनको क्षत्रिय प्रूव करने की कोशिश की गई है। और जो हमारे ब्राह्मण के जो हमारे लिटरेचर है, जैसे कि हमारे जो पुराण है, उनमें मौर्यंस को जो है शूद्र प्रूव करने की कोशिश की गई है कि ये शूद्र थे। तो कहीं इन्हें बोला गया कि वैश्य थे। तो ये चीज ना हमेशा से डिबेट में चलती आई है कि आखिर वो थे कौन, कौन सी वो क्लैन से, मतलब कौन से वो वर्ण से बिलोंग करते थे। तो आज तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन ज्यादातर जगह यही लिखा हुआ कि शायद वो लोक क्लैन से बिलोंग करते थे, शायद वो शूद्र थे। अब हो गया कि ये कि वो कौन से वर्ण से बिलोंग करते थे। अब वो पुत्र किसके थे, वो कहाँ से आए, उनका जन्म किससे हुआ, ये भी चीज बहुत जो है डिस्कस करने वाली। किसी ने बोला कि वो कोई दासी थी, उनके पुत्र थे। अब जैसे जो नंदा डायनेस्टी है, जिसको खत्म करके मौर्य ने अपना साम्राज्य चलाया था, उन्होंने बोला कि नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे वो शायद उनकी दासी के पुत्र थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसी ने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 बीवियां थी, तो उनकी जो दूसरी बीवी थी मौरी, उनको बोला गया कि वो शायद मौरी के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम मौर्य पड़ा। तो अभी भी ये चीज डिबेट करने वाली है कि क्या ये उनके पुत्र थे। अच्छा चलो, मान लिया कि वो नंद के पुत्र थे, नंदराज के पुत्र थे, लेकिन अगर वो नंदराज के पुत्र थे भी तो उन्होंने अपने ही पिता की डायनेस्टी को क्यों खत्म किया, उन्होंने नई डायनेस्टी क्यों अपनाई, उन्होंने मौर्यन वंश क्यों शुरू किया। अगर वो नंदा के ही पुत्र थे तो वो नंदा डायनेस्टी को ही आगे बढ़ाते, उन्होंने मौर्यंस का नाम क्यों लगाया, क्यों उनके नाम के पीछे मौर्य लगा। तो किसी ने कहा कि शायद वो उनके वैध पुत्र नहीं थे, मतलब कि शायद उनकी दासी के पुत्र थे या वैध पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए नंद वंश को ही खत्म कर दिया, नंदा डायनेस्टी को ही खत्म कर दिया। कहीं से हमें ये प्रमाण मिले कि जो नंदराज की दूसरी पत्नी थी मौरी, उनको शायद नंदराज प्रेम नहीं करते थे और उनको वो छोड़ चुके थे, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शायद इसलिए बदला लिया कि नंदा डायनेस्टी को खत्म कर दिया। तो अभी तक ये चीज भी जो है डिबेट वाली है कि आखिर वो उनके पुत्र थे। तो अगर पुत्र थे वो उनके, तो क्या वो उनके वैध पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने आगे जाके नंदा डायनेस्टी को ही खत्म करके एक नई डायनेस्टी शुरू कर ली। तो सबसे पहले हमें ये चीज जानने वाली थी जो मैंने आपको बताई कि आखिर वो थे कौन, उनके माँ बाप कौन थे। तो ये आपको पता होने चाहिए कि ये चीजें डिबेट में चल रही हैं। अब देखो, क्वेश्चंस आपको यहाँ से नहीं बनने को मिलेगा कि वो थे कौन या कौन सी क्लान से बिलोंग करते थे, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्योंकि टॉपिक हम शुरू करते हैं
तो उसके पीछे की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। हमें उससे स्टार्टिंग से नॉलेज लेनी चाहिए ताकि हम उसमें इंटरेस्ट अपना ग्रास्प कर सके और उसे ढंग से समझ सके। तो चलो अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कि ये किसने शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, और इसमें पढ़ेंगे कि वहां की स्थिति कैसी थी। अच्छा, अब हम स्थिति की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था। लोग शहरी विकास की तरह रहते थे, शहरी व्यवस्था की तरह रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता गया और जब वैदिक काल आया तो वो लोग शहरी व्यवस्था को भूल चुके थे और ग्रामीण व्यवस्था को अपना चुके थे, यानी कि वो लोग रूरल सिविलाइजेशन में जी चुके थे। अब वो लोग जो है वैदिक काल में, ब्राह्मणिज्म में, सब में जो है वो उसमें रूरल सिविलाइजेशन की तरह ही जीते रहे। लेकिन दोबारा से अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन यानी शहरी व्यवस्था कब आई, मौर्य काल में। जब मौर्य आए, उनकी डायनेस्टी आई, तो उन्होंने दोबारा से शहरों को स्थापित करना शुरू कर दिया। दोबारा से वो लोग शहरी विकास की ओर बढ़ चले। और पहले क्या होता था वैदिक काल में कि वहाँ के जो है सिस्टम, सारे रिफॉर्म्स, यानी कि सोशल जो हमारा सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, पीछे था। जब मॉडर्न्स आए तो उन्होंने उसको भी डेवलप करने की कोशिश की, कई रिलीजन को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो मॉडर्न्स में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं या फिर ये कौन थे, ये क्या थे। चलिए अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम चीजें सारी समझते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब जो मौर्य डायनेस्टी है उसको किसने खोजा था, कौन उसके फाउंडर थे? उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने? उन्होंने जो मगध नाम की एक महाजनपद थी, जब उन्होंने उसको जीता उसके बाद वो बने वहां के फाउंडर। अब मगध के राजा कौन थे? मैंने आपको बताया, नंदराज। उन्होंने क्या किया, नंदराज को हरा के मगध पे अपना जो है राज्य बनाया, अपना साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने स्थापित किया। अब उनकी हेल्प किसने की? सबके माइंड में एक नाम क्लिक करता है चंद्रगुप्त मौर्य सुनते ही, चाणक्य। जो चाणक्य थे उनकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पे विजय हासिल की और वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब चाणक्य कौन थे, चाणक्य ने ऐसे क्यों किया, उनकी हेल्प क्यों की, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आप सबने शायद सीरियल्स में भी देखा होगा कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में जो है गुरु थे, वो टीचर थे। अब वो नंदा डायनेस्टी में जो थे उनके वहां पे भी वो मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या करा, एक बार शायद कुछ एडवाइस दी होगी नंदराज को। तो नंदराज ने बोला कि अरे तुम मतलब मेरी सभा में काम करने वाले, तुम मुझे कैसे एडवाइस दे सकते हो, तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत हुई। तो चाणक्य को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई कि उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, मैंने जब कि कितनी बुद्धिमान वाली बात उन्हें बताई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं उनसे बदला लूंगा और वो वचन लेके आए कि मैं किसी को भी यहाँ का शासक बना सकता हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं किसी को भी आके तुम्हारी जगह बिठा सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत खोज की और जब उन्होंने आगे खोज की तो उन्हें एक लड़का मिला जो की था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हें उनमें वो काबिलियत दिखी कि आगे जाके वो एक राजा, एक अच्छा शासक बन सकता है जो सारे भारत को जोड़ के रख सकता है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया, टीचिंग्स दी और उनकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे जाके नंदा डायनेस्टी पे विजय हासिल की। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से जो है विजय हासिल की थी, कौन थे जो मेजर रोल उसमें प्ले करते थे, तो वो थे चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कन्विंस किया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी युद्ध कला, सारी नीति, सारी इकोनॉमिक चीजें, सारा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। और इन दोनों की इसी साथ से आगे जाके उन्होंने नंदा डायनेस्टी पे विजय हासिल की। उनका जो एम्पायर था वो नॉर्थ वेस्ट में इंडस नदी, यानी कि फिलहाल जो पाकिस्तान में सिंधु नदी है, वहां तक उनका एम्पायर फैल चुका था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने पूरे भारत को एकजुट करके जीतने की कोशिश की, मतलब पूरे भारत पे इन्होंने विजय हासिल करने की कोशिश की ताकि वो पूरे भारत को एक कर सके। अब इसके बाद ये चीजें मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओरिजिन क्या था, कि ये कहाँ से आए। मुद्राक्षासा ने जो लिटरेचर है उसमें बोला गया कि ये लो क्लैन से बिलोंग करते थे, ये कुलहीन थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर ने बोला कि ये क्षत्रिय थे।
और पुराना यानी जो ब्राह्मण के जो हमारे लिटरेचर है उनमें बोला गया शूद्रास थे, यानी कि ये क्या थे, लो कास्ट थे। जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है हमें वहां से ऐसे सबूत मिले जहाँ से हमें ये पता चला कि शायद वो वैश्य क्लैन से बिलोंग करते थे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और मेंशन की है कि एरिया ऑफ पीकॉक्स। लोगों के मन में ये भी धारणाएं थी कि जो मौर्य थे वो शायद एक ऐसी जगह से आए थे जहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स यानी मोर थे, जहाँ पे बहुत सारे मोर रहते थे। क्योंकि वो मोर रहने वाली जगह से आए थे इसलिए ही शायद उनका नाम मौर्य पड़ा। तो ये भी एक धारणा है कि वो पीकॉक के जगह से आए थे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, सवाल बन सकता है कि कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो पीकॉक से रिलेट करती है, तो आपका आंसर होगा एरिया ऑफ पीकॉक कहाँ से है, मौर्य से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट करता है। उसके बाद सोर्सेस। अब ये हमें कहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला, कौन कौन सी ऐसी लिटरेचर है जहाँ से हमें इसके बारे में नॉलेज मिली। तो सबसे पहला हमारा जो सोर्स है वो है मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका नामक, जिससे हमें पता चला कि मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी और वहाँ पे कौन से कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था। ये हमें मेगास्थनीज की इंडिका से पता चला है। अच्छा, मेगास्थनीज से भी रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेगास्थनीज जो थे वो एक एम्बेसडर थे, ग्रीक जो हमारा एक शासन था उसके एम्बेसडर थे, जिनको यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी में भेजा गया था। तो जब ये यहाँ आए उन्होंने मौर्यन साम्राज्य को देखा, तो उन्होंने देखा हर जगह जब भी सवारी जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, पीछे बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, सारे लोग साथ में जश्न मनाते हुए, नाचते घूमते हुए जा रहे हैं। तो उनको ये देख के बहुत मतलब अच्छा लगा या अचंबा हुआ कि देखो कितने भव्य रूप से ये एक राजा जो है सवारी करने जा रहा है सिर्फ। और उन्होंने ये सारी चीजें भी अपनी बुक में मेंशन की थी। तो उन्होंने मौर्यन एम्पायर को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और उन्होंने अपनी बुक में मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में लिखा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने एग्जाम में कि इंडिका बुक के किसने लिखी थी, उसके ऑथर कौन थे, तो वो थे मेगास्थनीज। उसके बाद जो दूसरा हमारा है सोर्स जिससे हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कुछ पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अब कौटिल्य कौन है? मैंने आपको अभी देखो थोड़ी देर पहले चाणक्य का जिक्र किया था ना, तो चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य। अगर आपको कौटिल्य कहीं लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। अब कौटिल्य ने भी अपनी एक बुक लिखी थी, उन्होंने भी एक अपना लिटरेचर लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको आजकल हम अपनी बुक्स में, अपनी क्लासेस में भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र। तो ये बुक किसने लिखी थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड? ये हमारे कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखी थी। अब इस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक को कैसे मैनेज किया जाता था, कैसा साम्राज्य था, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी वहाँ की। और ये बुक बच्चों संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसको 15 भागों में बांटा गया। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या बनेंगे सिर्फ यहाँ पे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है या फिर मैं इंडिका किसने लिखे था, आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा सोर्स है मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसमें हमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंद जो डायनेस्टी थी उस पे कॉन्क्वायर किया, उसको जीत लिया और नंद राज को हरा दिया। तो वो सारी चीजें मुद्रा राक्षसा में बताई हुई है। पुराणास यानी कि जो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उनमें बताई गई है कि कौन कौन से राजा रहे, कौन किसका बेटा था, कौन किसका दादा था, पापा था, मतलब पूरी इनकी हिस्ट्री पुराणास में बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो हमारा पहला सोर्स है वो है जटाकास। जटाकास में वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है दीपावांसा एंड महावांसा। इसमें बताया गया कि जो अशोका थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के आगे जाके सक्सेसर थे, उन्होंने किस तरीके से बुद्धिज्म को फैलाया था, आसपास के एरिया में कैसे उन्होंने उस रिलीजन को फॉलो किया था, तो उस चीज के बारे में इसमें बताया गया। तब आपको एक अच्छी खासी ब्रीफिंग मिल गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि मतलब उन्होंने कैसे जीत हासिल करी, वो कौन थे, कहाँ से हमें उनके बारे में पता चला, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस थे जिनमें उनका जिक्र किया गया। अब 1 बाय 1 हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें
रहे। तो सबसे पहले राजा कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इसकी डायनेस्टी की स्थापना की थी। इनका एक दूसरा नाम भी है, वो है सैंड्रोगोटोस, और ये एक ग्रीक स्कॉलर है जिसने दिया था। ये बेटा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि बताओ ग्रीक स्कॉलर्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को और कौन सा नाम दिया था। तो आपको याद रखना है कि सैंड्रोगोटोस था। अब इन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था, और इन्होंने अपनी कैपिटल कौन सी जगह को बनाया था? पाटलिपुत्र। देन यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी, देन योर आंसर विल बी पाटलिपुत्र। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक के राजा थे जो कि उनसे जिनकी चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई थी, और जब युद्ध हुआ तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए, और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए तो सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में जो है एक संधि हुई, यानी कि एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने बहुत सारी जगह, बहुत सारे एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, और ये उस ट्रीटी के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को दिए, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लड़की की शादी भी सेल्यूकस निकेटर के साथ की। तो आपको पूछा जाए कि कौन थे उनके सन इन लॉ, कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? तो सेल्यूकस निकेटर थे, और सेल्यूकस निकेटर को ही इन्होंने डिफीट किया था। अभी मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में बताया था ना, तो मेगास्थनीज को भी सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा था। ग्रीक्स, सेल्यूकस निकेटर कौन थे? ग्रीक थे। तो इन्होंने ही ग्रीक्स को इंडिया से बाहर किया था, यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था। अब जो मेगास्थनीज मैंने आपको बताया कि जो इंडिया आए थे, तो आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट फॉरेनर थे जो इंडिया में आए थे। सबसे पहले फॉरेनर जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था वो था मेगास्थनीज। ये एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु इज द फर्स्ट फॉरेनर टू विजिट इंडिया, देन बेटा योर आंसर विल बी मेगास्थनीज। अब हम जानेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन सा धर्म को फॉलो करते थे। मतलब आगे जाके जैसे उनका राज्य चला और जब उन्होंने अलग अलग धर्मों के बारे में जाना, तो सबसे ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए थे जैन धर्म से। तो उन्होंने जो है जैनिज्म धर्म को फॉलो किया, और वो चंद्रगिरी हिल पे चले गए। एक बहुत सारे मॉन्क्स का ग्रुप था, वो उनके साथ चंद्रगिरी हिल पे चले गए, और उनका हेड कौन थे मॉन्क्स का? भद्रबाहु। और जहाँ पर वो गए उन सबके साथ, वहां पर उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन की, और मेडिटेशन करते करते उन्होंने भूखे रह रह के ही वहां पर अपनी जान दे दी। तो उनकी डेथ किससे हो गई थी? स्टारवेशन से, यानी भूखे रहने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो फर्स्ट थे जिन्होंने पूरे होल नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था, यानी पूरे जो नॉर्थ यानी दक्षिण हमारा जो भारत है उसको उन्होंने एक कर दिया था। उनके और भी कुछ नाम है जो उन्हें दिए गए, जैसे कि एंड्रोगोटोस एंड विशाखादत्ता। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि कौन थे ऐसे रूलर जिसने फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विशाखादत्ता कौन से एम्परर का दूसरा नाम है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम पढ़ते हैं उनके बाद जो उनके बेटे थे बिंदुसारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर थे, उनके बारे में। ये कौन से साल से कौन से साल तक थे? ये 298 बीसी से 273 बीसी तक थे। ये सक्सेसर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके बेटे थे। इनको भी एक दूसरा नाम दिया गया था ग्रीक्स के थ्रू, जो कि था अमित्रोचेट्स। इन्होंने जो है अपना राज्य पेनिनसुलर रीजन तक फैला दिया था। और कुछ और नाम है जो इनको मिले थे, जो है बिंदुपाला, सिंहासेना और भद्रसेना। ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य में से मिलेंगे, लेकिन आपके लिए बिंदुसारा भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसमें मौर्यन डायनेस्टी में, वो है अशोका। 273 बीसी से 232 बीसी तक ये रूलर थे। ये सबसे बड़े यानी सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन डायनेस्टी में ये जो जितने भी बड़े रूलर थे उनमें से ये एक है। उन्होंने ये ताज कैसे हासिल किया था? उनके 99 ब्रदर्स थे, उनको उन्होंने मार के इस ताज को हासिल किया था और इनके देश के राजा बने थे। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था महारानी कौरवकी। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है
फिर चंद्रगुप्त अशोका की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम क्या था, महारानी कौरवकी। इनको कब राजा घोषित किया गया था, 269 बीसी में। अब इनका क्या था, इनका राजपाट कैसे चलता था, ये राजूकाज यानी जैसे हमारे यहाँ पटवारी होते हैं ना, उस तरीके से राजूकाज को ये अपॉइंट करते थे, जो कि सारा लैंड मेजर का या टैक्स का सारा काम देखते थे। तो इससे ये भी हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने अलग अलग चीज लोग अपॉइंट किए गए थे, जैसे सेनापति था जो डिफेंस देखता था, राजूकाज था जो लैंड सर्वेइंग का देखता था, और मतलब अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट्स में हेड इन्होंने बना रखे थे जो कि उसको गाइड करते थे। कलिंगा वॉर इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अशोका की लाइफ में कलिंगा वॉर जो कि 261 बीसी में हुई थी, वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या हुआ कि जब कलिंगा वॉर हुई तो इस वॉर में करीबन 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अशोका इसमें हालांकि जीते थे कलिंगा वॉर में, लेकिन इतने सारे लोग मारे गए, और इन्होंने जब देखा कि इतनी ज्यादा तबाही मची, इतने सारे लोग मर गए ये युद्ध करने से, तो ये इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि ये सब देख के बहुत परेशान हो गए और इन्होंने आगे जाके सोचा मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अगर मुझे किसी से अपनी बात मनवानी है तो मैं उसे बोल के मैं वैसे मनवाऊंगा, ना कि युद्ध करके। तो इन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट यानी लड़ाई के बदले कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को अपनाया, मतलब धर्म को अपनाया, उससे इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को ट्राई किया, ना कि युद्ध के दौरान। तो कलिंगा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोका की लाइफ के लिए, आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है अशोका से रिलेटेड। अब एक तरह देखा जाए कि इन्होंने बोला कि मतलब कि मैं धर्म को अपनाऊंगा, जैसे कि सब लोग में फैलाऊंगा बातें, बड़ों का सम्मान करो और बूढ़ों की इज्जत करो, जो भी हमारे निजी कौम के लोग होते हैं, निजी कास्ट के या फिर हमारे स्लेव्स होते हैं, उनको हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से थी, कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि शायद ये सिर्फ अपने राज्य को स्मूथ चलाने के लिए बातें करते थे, क्योंकि क्या होता था जो लोग इनकी बातें नहीं मानते थे कहीं ना कहीं उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। ये क्या करते थे, इन्होंने अलग अलग जगह पिलर बना दिए, जैसे आपने पिलर देखे है ना, अशोका पिलर देखा होगा, उसमें जहाँ पे लॉयन बना रहता है तो उस पे वो अपने जो है ऑर्डर्स लिखवा दिया करते थे कि आपको राज्य में रहना है तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना होगा, और अगर कोई उन चीजों को फॉलो नहीं करता था तो उसे कहीं ना कहीं पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये कहा गया कि उन्होंने शायद ये चीजें जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की थी। उपगुप्ता वो मॉन्क हैं जिन्होंने उन्हें बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस किया, यानी कि उपगुप्ता की बातें प्रवचन सुन के उनका बुद्धिज्म की ओर ध्यान गया और आगे जाके उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया था जैनिज्म को, लेकिन अशोका ने फॉलो किया था बुद्धिज्म को। तो एग्जाम में ये भी सीजीएल में पूछा गया है कि कौन से जो गुरु थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोका को टू फॉलो बुद्धिज्म, तो उपगुप्ता जी थे। उन्होंने अपने आप को सबका फादर डिक्लेयर कर दिया था कि मैं सबका पिता हूँ, यानी मैं सबका रक्षक हूँ, मैं सबका शासक हूँ। एक तरीके से उन्होंने ये उपाधि अपने आप को दे दी थी। वो अपने आप को भगवान का प्यारा या फिर प्रियदर्शी भी कहते थे। वो क्या कहते थे अपने आप को कि मैं भगवान का प्यारा हूँ या फिर प्रियदर्शी हूँ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन अपने आप को प्रियदर्शी बताता था, या फिर प्रियदर्शी टर्म किसके लिए यूज हुई थी, तो अशोका के लिए हुई थी। अब उनका जो साम्राज्य था वो एनलाइटन डेपोटिज्म था, यानी कि उनका जो साम्राज्य इसका एग्जाम्पल था जहाँ पे सबकी बातें तो सुनी जाती थी, वहाँ पे कल्चरल के लिए सबको बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन देखो एनलाइटन यानी बुद्धा, जहाँ पे सबको उनकी छूट दी गई उनकी बातें मानने के लिए। डेपोटिज्म यानी कहीं ना कहीं उनको जो है प्रेशर भी किया जाता था कि तुमको ये बातें माननी है, जो मैंने कहा है ये तुमको मानना है। उसके बाद है अशोका धामा, यानी कि अशोका ने क्या क्या चीजें करी अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने जो है धम्मा यात्रा सारनाथ और बोध गया में कंडक्ट की थी, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने पाटलिपुत्रा में की थी, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ पे बुद्धा के प्रवचन वगैरह सुनाए जाते थे। अब आप सबको ये नहीं सोचना कि बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा आते थे हर बार। देखो इतना समय गुजर गया, इतने सालों तक तो बुद्धा जिंदा नहीं रहे होंगे ना। बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता था, सिर्फ उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया जाता था। तो अशोका के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। उनका मानना था कि मैं सोशल ऑर्डर अपने किंगडम में फैला दूंगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था
कि वो सबको बोलते थे कि हमें सबको बड़ों का इज्जत करनी चाहिए, स्लेव्स को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उनका मानना ये था। और वो ये भी कहते थे अगर किसी को हेवन यानी स्वर्ग को प्राप्त करना है तो उसे अच्छे से सोशली बिहेव करना चाहिए, तभी ताकि वो स्वर्ग में अपनी जगह बना सकता है। अब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, ये अपने टाइम पे बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे, लेकिन आगे जैसे चलते गए तो इनके जो सक्सेसर थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जितने भी युद्ध होते थे वो उनमें हार जाते थे कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे चल के ऐसे मॉडर्न डायनेस्टी खत्म होती गई, और सिर्फ 137 ईयर तक मॉडर्न डायनेस्टी चली थी, क्योंकि उनके सक्सेसर जो थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो अपने राज्य को कैसे मैनेज करते थे। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट है अपना कि उनका जो स्टेट था, जो उनका सेंटर था, वो हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब कि गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती थी। सारा का सारा शासन वहाँ राजा का होता था, राजा की मर्जी के बिना वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ, हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। वहाँ का जो किंग था उसे बोला जाता था न्यूक्लियस, वो ही हेड होता था स्टेट का। और उसके साथ कौन काम करते थे, मंत्री परिषद यानी मिनिस्टर। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, वो एक तरीके से हेड है हमारे, और उनके साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी टीम होती है। सेम उसी तरह किंग, जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता था, उनके साथ काम करते थे उनके मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन लोग आते थे, युवराज जो कि प्रिंस होते थे, गोपाल यानी कि चीफ प्रिस्ट। आपने देखा है ना टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा, हर राजा की सभा में एक राजगुरु बैठा होता था, यानी कि जो सबसे बड़ा प्रीस्ट होता था वहां पे वो। और सेनापति, सेनापति यानी चीफ कमांडर जो भी आर्मी का होता था। उनकी आर्मी सबसे, उनकी स्ट्राइकिंग यानी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली फीचर थी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनकी, क्योंकि वो सब राज्यों पे जीत हासिल करते जाते थे, इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी उनके पास थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि अच्छा, सबसे पहले प्रोविजनल का मतलब क्या होता है। प्रोविजनल का मतलब होता है टेरिटरी। आप टेरिटरी कह लो, या मतलब कि कोई भी सिटी कह लो, टाउन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उनके टाइम पे कौन कौन सी टेरिटरी थी और उनकी कैपिटल्स क्या थी। सबसे पहली टेरिटरी थी उनकी उत्तर पथा। उत्तर पथा यानी नॉर्दर्न का जो एरिया था उसको बोला जाता था उत्तर पथा, और उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। नेक्स्ट है अवंती राष्ट्रा, यानी कि वेस्टर्न का जो एरिया था उसको बोला जाता था अवंती राष्ट्रा, और उसकी कैपिटल है उज्जैन। नेक्स्ट है प्राची। प्राची तो मेरी फ्रेंड भी है, आप सबकी भी होगी, किसी ना किसी की तो जरूर होगी। प्राची कौन सी जगह थी, सेंट्रल, और इसकी कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कलिंगा, कौन सी जगह, ईस्टर्न एरिया, और कैपिटल तोशाली। नेक्स्ट है दक्षिणा पाठा, दक्षिण यानी सदर्न एरिया, और इसकी कैपिटल है स्वर्णगिरी। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि इस प्रोविजनल की कैपिटल बताओ, इस प्रोविजन की कैपिटल बताओ। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि उनके दौरान कैसा कैसा आर्ट हमें देखने को मिला, जो आज भी हमारे यहाँ जीवित है। आज भी हम सब उनको देखने घूमने जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज बन गई है। तो जो मॉडर्न आर्ट था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था कोर्ट आर्ट, दूसरा था पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट के अंदर अलग चीजें आती थी, पॉपुलर आर्ट के अंदर अलग चीजें आती थी। तो अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि कोर्ट आर्ट में क्या चीजें थी। कोर्ट आर्ट में आते थे जो पिलर्स बने, जो स्तूपा बने, पैलेसेस बने। स्तूपा मैं आप सबको बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्तूपा क्या होता है। तो पिलर, स्तूपा, पैलेसेस जो भी थे, राजमहल वगैरह, वो सब आते थे हमारे कोर्ट आर्ट के अंदर। और इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता था, वुड का। तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू बिल्ड पैलेसेस, तो आपका आंसर होगा वुड। फाहिन जो एक पोएट थे, जो एक फॉरेनर ट्रैवलर थे, जो उस टाइम पे वहां पर आए थे, उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने जब वहां के महल देखे तो उसको गॉड गिफ्टेड बताया, क्योंकि वो इतने भव्य और इतने सुंदर थे। उनके महलों में पर्शिया देश का इन्फ्लुएंस भी देखा मिलने लगा, क्योंकि जो उनका बनावट थी वो इस तरीके से थी जो पर्शिया में भी पाई जाती है। उनके जो पिलर थे वो चुनर सैंडस्टोन से बने होते थे, और ये स्टेट का सिंबल होते थे। और इनको बनाया क्यों जाता था, मैंने आपको क्या बताया था कि पिलर बना दिए और उनपे जो है वो बुद्धिस्ट की लर्निंग लिखवा देते थे, या फिर वो बता देते क्या ऑर्डर्स आपको फॉलो करने हैं।
तो पिलर्स का यूज ये बुद्धिज्म को फैलाने के लिए भी करते थे। अब इन्होंने और क्या चीजें हैं जो बनी, जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है, जो अशोका के टाइम पे बनी थी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 कैपिटल लॉ है जो कि सारनाथ और सांची में बना है। एक आपने पिलर देखा होगा, गूगल पे अगर सर्च करेंगे फिर हमारे नोट्स में आपको उसकी फोटो अवेलेबल मिल जाएगी देखने के लिए, कि एक पिलर जिसमें 4 लाइंस बने हुए हैं। तो मतलब ऐसे जो भी स्कल्पचर्स थे उनको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी कहाँ पे बनी हुई है। तो 4 लाइन कैपिटल बना हुआ है सारनाथ और सांची पे। सिंगल बुल कैपिटल, सिंगल लाइन कैपिटल रामपुरा, कार्व्ड एलिफेंट एट धोली एंड एनग्रेव्ड एलिफेंट एट कलसी। तो ये आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिवीजन आर्ट का, वो है पॉपुलर आर्ट। इसके अंदर क्या आती है? स्कल्पचर, मूर्तियां, यक्षगान, यक्षिणी की, और इसमें टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। और क्या चीजें आती है इसके अंदर? केव्स आते हैं। आपको क्या रखना है? केव्स आती है हमारी पॉपुलर आर्ट में, और जो हमारे पिलर्स, स्तूपा, पैलेसेस आते हैं वो आते हैं कोर्ट आर्ट में। तो कौन सी 2 केव्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको पॉपुलर आर्ट के लिए याद रखनी है? पहली है 12 बार केव जो कि जहानाबाद में बनी हुई है, और दूसरी है नागार्जुनी केव जो कि गया में बनी हुई है, बिहार में। अब हमने गाइस देखो मौर्यन एम्पायर के बारे में थ्रूली सब कुछ जान लिया कि रूलर कौन से थे, वो कहाँ से आए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उन्हें बुद्धिज्म से भी रिलेट करते थे। वो अशोका जी तो थे वो बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते थे। मैंने आपको बताया था कि उनकी टीचिंग्स को फैलाने की, एक सोशली फैलाने की बहुत कोशिश करते थे। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि जब मौर्यंस का एंड हुआ तो उसके बाद गुप्ता पीरियड आया। लेकिन गुप्ता और मौर्यंस के बीच में भी कुछ रूलर थे जो आए थे, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में और प्री गुप्ता पीरियड में ऐसे कौन कौन से रूलर थे जो इंडिया में आए थे। अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जो उनके सक्सेसर्स थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन डायनेस्टी के बीच में और कुछ रूलर्स थे जो आए थे, जिन्होंने यहाँ पे राज किया। तो सबसे पहले हम उन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्ता पीरियड में आते हैं, उन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रूलर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डायनेस्टी, वो है सुंगा डायनेस्टी। जो मौर्यन के हमारे लास्ट रूलर थे, सुंगा उनके चीफ थे, और उन्होंने मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को मर्डर करके, उनको मार के अपनी डायनेस्टी वहां पे फॉर्म कर ली थी। और वो कौन सी डायनेस्टी थी? सुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंगा थे जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने मौर्यन के लास्ट रूलर को किल किया था। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं पोस्ट मॉडर्न के जितने मैं आपको रूलर्स बता रही हूँ, उनमें सिर्फ मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपके लिए करके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मार्क किए हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इनके बेटे थे अग्निमित्रा। अग्निमित्रा नेम आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अग्निमित्रा नेम आपको कई बार सुनने को मिलेगा, जो कि इस डायनेस्टी के सक्सेसर थे। उनकी कैपिटल थी विदिशा। विदिशा को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, और ये भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए इन्होंने बुद्धिज्म स्तूपा भी बरहुत में इन्होंने जो है बिल्ड किया था। तो ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बरहुत का बुद्धिज्म स्तूपा किस डायनेस्टी में या किस टाइम पीरियड में किस रूलर के द्वारा जो है बिल्ड किया गया था। ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस इन्हीं के शासन के दौरान इंडिया में इन्होंने विजिट किया था, और ये जो है सेनानी नाम से ही रूल करते थे। ये सेनानी ही थे जो हमारा मौर्यन एम्पायर था, और जब ये राजा बने तो इन्होंने राजे का टाइटल ना लेके इन्होंने जो इनका प्रीवियस टाइटल था सेनानी, इन्होंने उससे ही रूल करने की इच्छा जाहिर की। इनके यहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ कौन परफॉर्म करते थे? पतंजलि। अब जो यज्ञ होते हैं वो सारे प्रीस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन कौन सा प्रीस्ट इनके यहाँ यज्ञ परफॉर्म करता था? वो थे पतंजलि। तो आपको याद रखना है पतंजलि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? सुंगा डायनेस्टी से। मनुस्मृति एक बहुत फेमस बुक है जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है मनुस्मृति बुक का कंपाइलेशन किस दौरान हुआ था? सुंगा डायनेस्टी के दौरान। और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति। देवभूति लास्ट रूलर थे, और इनको मारकर वासुदेव ने कान्वा डायनेस्टी फॉर्म की थी। देवभूति का मर्डर करके, युद्ध में किल करके
वासुदेव ने कन्वा डायनेस्टी फॉर्म की थी, जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके जितने भी रूलर्स थे गाइस, सारे के सारे ब्राह्मण रूलर्स थे, ये सब ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना राज्य ज्यादा आगे तक नहीं फैलाया, ये मगधा में ही रूल किए। इनकी कोई इच्छा नहीं थी पूरे भारत पे विजय पाने की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मगधा में रूल किया। इनकी डायनेस्टी जल्दी ही एंड हो गई 28 बीसी में, और इसके लास्ट रूलर थे सुसरमन। सुसरमन का मर्डर किया, यानी युद्ध में उनको किसने मारा? उनको मारा गया छेदी डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। उनको किसके द्वारा मारा गया? छेदी डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। अब आप देखो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब सीरीज में बता रही हूँ, ये डायनेस्टी आई, इसके लास्ट रूलर को जिसने किल किया, नेक्स्ट उसने अपना राज्य बनाया। फिर उसके लास्ट रूलर को जिसने किल किया, नेक्स्ट उसने अपना साम्राज्य बनाया। तो नेक्स्ट हमारी आई छेदी डायनेस्टी। ये कलिंगा में रूल करती थी और इनकी कैपिटल थी शिशुपालगढ़। और ये लोग जैनिज्म को फॉलो करते थे, जैसे ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, छेदी डायनेस्टी वाले जैनिज्म को फॉलो करते थे। और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिली? हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है, वहां से हमें छेदी डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि ये भी एक बीच में इनके डायनेस्टी आई थी। इसके बारे में हमें लेटर पता चला है, बीच में हमें इनके बारे में नहीं पता था। अब आप गाइस देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म का कितना महत्व है। बुद्धिज्म और जैनिज्म हर रूलर में आपको सुनने को मिल रहा है कि कोई बुद्धिज्म फॉलो करता था, कोई जैनिज्म फॉलो करता था। नेक्स्ट जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आती है पोस्ट मॉडर्न में, वो है सातवाहन डायनेस्टी। कौन सी है? सातवाहन डायनेस्टी। इन्होंने कब से लेके कब तक रूल किया? 60 बीसी से 225 एडी तक इनका रूल हुआ। सी गाइस, इन्होंने कितने लंबे टाइम तक रूल किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेसर है जिन्होंने आगे जाके मौर्यन एम्पायर पे जाके रूल किया था। इन्होंने अपनी पावर कहाँ पे एस्टेब्लिश की? पूरे सेंट्रल इंडिया में इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया और वहां पर इन्होंने रूल किया। इसके रूलर कौन थे? सिमुका थे। सिमुका थे जिन्होंने इस डायनेस्टी को फॉर्म किया था। और इस डायनेस्टी में भी बहुत सारे रूलर रहे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो डायनेस्टी थी उसमें इतने सारे रूलर थे। उनमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट, सबसे फेमस रूलर है वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। जो गौतमीपुत्र यानी गौतमी उनकी माँ का नाम है। तो जो सतकर्णी रूलर है, उन्होंने जो है राजा, राजा और महाराजा जैसे टाइटल भी अपने लिए यूज किए। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए जिनमें उन्होंने हमेशा विजय प्राप्त हुई थी। और उनकी जो मदर थी गौतमी, उन्होंने उनके इतने सारे जो भी ब्रेवरी इंसिडेंट्स है वो सारे उन्होंने नासिक यानी नासिक इंस्क्रिप्शन यानी नासिक लैंग्वेज में सब उन्होंने लिख लिए थे, सब उन्होंने स्टोर कर लिए थे। तो आपके लिए गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सातवाहन डायनेस्टी में। जो 17 रूलर थे हाला, उन्होंने एक बुक लिखी थी गता सप्तशती, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी। और गाइस देख रहे होंगे, मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ कि कौन सी डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर ने क्या खास किया, सिर्फ आपको उतना। पूरी स्टोरी आपको बताने का इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न में जो है सबको इंटरेस्ट होता है, सब कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे है जहाँ से लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने कोशिश करी है आपको मैं लिमिटेड चीजें बताऊं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये दावा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं छूटा है। उसके बाद जो इसमें रूलर रहे, जो सबसे महान रूलर थे, उनमें लास्ट गिनती होती है यजनाश्री सतकर्णी। इनके बाद भी बहुत सारे रूलर रहे, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि वो अपने एम्पायर को होल्ड कर सके। तो जो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे यजनाश्री सतकर्णी। और इस डायनेस्टी में जिसने लास्ट रूल किया वो थे पुलामवीर III। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन यहाँ तक इनके तक आने तक इनकी डायनेस्टी समाप्त हो चुकी थी। ये अपने प्रोविंसेस मैंने आपको बताया था ना, प्रोविंसेस किसे बोलते हैं? टेरिटरी को। इनकी टेरिटरी को इन्होंने क्या नाम दिया? आहारा। वो हर जगह को आहारा के नाम से जानते थे। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, जिनमें इनके इंस्क्रिप्शन या फिर इनके लिटरेचर को लिखा जाता था, वो थी प्राकृत लैंग्वेज। इन्होंने लेड, कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो किस कॉइन का यूज करते थे? सबसे ज्यादा वो लेड कॉइन्स का यूज करते थे। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों कॉइन्स तो इन्होंने इशू किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉइन्स इशू किए उन्होंने वो लेड के किए थे।
और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इन्होंने एक चीज क्या खास स्टार्ट करी, इन्होंने जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको जो जमीनें दी या फिर जो विलेजेस दिए उन्होंने टैक्स फ्री करके दिए। तो ये प्रैक्टिस किसने स्टार्ट की थी, ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, तो सातवाहन डायनेस्टी ने स्टार्ट की थी। अब ये तो हो गए जो हमारे इंडिया के रूलर्स थे जो मौर्यन के बाद आए, लेकिन कुछ फॉरेनर रूलर्स भी थे जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के जगह पे रूल किया, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रूलर है जिनके बारे में पढ़ना है, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कब आए थे, 2nd सेंचुरी में आए थे ये लोग। अब 2nd सेंचुरी में ये लोग आए तो ये जो थे फर्स्ट फॉरेनर रूलर थे जिन्होंने नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया पे रूल किया। इससे पहले कोई भी फॉरेनर रूलर ने उस एरिया पे रूल नहीं किया था। तो आपको याद रखना है, हु इज फर्स्ट वन टू रूल नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया एज अ फॉरेन रूलर, तो आपका आंसर होगा इंडो ग्रीक्स। मेनिंदर और मिलिंदा इस डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर है। और गाइस ये लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे बुद्धिज्म से। अब आपसे पूछा जाए कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, कौन से रूलर हैं जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, तो इंडो ग्रीक्स ही हैं जिन्होंने यहाँ पे आगे इशू किया था। और यवनिका टर्म भी इन्होंने ही यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस किया था। यवनिका का मतलब क्या होता है, स्टेज कर्टन। जब आप देखते हैं ना, जब ड्रामा होता है, एक सेकंड, स्टेज कर्टन, यवनिका का मतलब स्टेज कर्टन। आपने देखा है जब ड्रामा या प्लेस वगैरह होते हैं तो उससे पहले एक कर्टन होता है, और जब कर्टन मूव करता है तो उसके पीछे हमारे सारे पात्र जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं अपनी पोजीशन लेके खड़े होते हैं। तो जो ये स्टेज कर्टन है इसको बोला गया यवनिका, और ये टर्म सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने ही यूज की थी। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यवनिका टर्म जो है किसने यूज की थी, इंडो ग्रीक्स ने। और डेंट्रियस जो है ये भी एक फॉरेनर है, एक एम्बेसडर है, तो इन्होंने भी इंडो ग्रीक्स के टाइम के दौरान ही यहाँ पे इंडिया में विजिट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि डेंट्रियस किसके डायनेस्टी के दौरान आए थे, इंडो ग्रीक्स के दौरान आए थे। अब हम पढ़ते हैं इसके इंडो ग्रीक्स के बाद कौन से रूलर आए। तो नेक्स्ट जिस रूलर के बारे में हमें पढ़ना है वो है द साकास। हमारे इंडो ग्रीक्स के बाद द साकास रूलर थे, डायनेस्टी थी जिन्होंने यहाँ पे आके रूल किया। इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है साइथियंस। इनको किस नाम से जाना जाता है, साइथियंस नेम से जाना जाता है। रुद्रदमन इसके सबसे फेमस रूलर थे। इस डायनेस्टी में जो सबसे फेमस रूलर है उनका नेम है रुद्रदमन। रुद्रदमन नेम आपको याद करके रखना है क्योंकि इस नाम से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एशियन हिस्ट्री की तरफ से। अब इन्होंने जो है 5 जगह पे इनकी पावर थी, और उन 5 जगहों को मिला के क्या बोला जाता है, सत्रप्स। जैसे 7 नदियों को मिला के सप्त सिंधु बोला जाता था, इस तरह इन 5 जगहों को मिला के सत्रप्स बोला जाता था। ये कौन सी जगह थी, कपीसा जो कि अफगानिस्तान में है, दूसरी मथुरा, तीसरी उज्जैन, अगली है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है फिलहाल, और नेक्स्ट है लास्ट अपर दक्कन। तो ये 5 जगहें हैं जिन्होंने यहाँ पे इनका पावर था। जो रुद्रदमन है उनको महाक्षात्रापा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, महाक्षत्रापा। तो आपको ये याद रखना है, हु इज नोन एज महाक्षत्रापा। तो आप सबको इजीली आ जाना चाहिए कि रुद्रदमन है ये। उसके बाद रुद्रदमन ने कुछ ऐसे जरूरी काम थे जो इन्होंने किए थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे अपने साम्राज्य के दौरान। तो इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, और जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है इनको इन्होंने ही बनवाया था। तो जो सबसे जरूरी चीज इन्होंने की थी क्या थी, सुदर्शन लेक को रिपेयर कराना और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन को बनवाना। अब इसके बाद साका रूलर को जो है खत्म करके जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई वो थी द पार्थियंस की। अब ये जो थे ये ओरिजिनली ईरान से थे, ये ईरान से आए थे और इन्होंने साकास को रिप्लेस किया था। सबसे फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के गोंधा फर्नेस, और इन्होंने अपने आप को सिर्फ कॉपर कॉइन तक रिस्ट्रिक्ट किया था। मतलब इन्होंने गोल्ड कॉइन्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है इशू करने का ट्राई नहीं किया, सिर्फ ये कॉपर कॉइन्स रिस्ट्रिक्ट करते थे। इससे आपको अगर पूछा जाएगा सिर्फ इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, कि इससे ज्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। अब जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है फॉरेनर में वो है द कुशन्स।
क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम फॉरेनर जो डायनेस्टीज हुई उनमें देखा जाए तो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इन्होंने जो है अपना राज्य जो है बहुत ज्यादा तक फैला लिया था। ये लोअर इंडस बेसिन और अपर और मिडल गैंगनेटिक बेसिन तक ये लोग रूल करते थे। अब इनकी कैपिटल क्या थी? पुरुषापुर या फिर पेशावर। अब आपको ये याद रखना है ये दोनों एक ही जगह के नाम है, मतलब अनदर नेम गिवन है। पुरुषापुर बोलो या पेशावर बोलो, तो क्वेश्चंस की कैपिटल क्या थी? पुरुषापुर या पेशावर। अब इसको किसने फाउंड किया था? कौन थे इसके राजा? इसके राजा थे कदीफिफेस, और इन्होंने जो है क्वेश्चंस की पहली डायनेस्टी को फॉर्म किया था। अब आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चंस थे वो दो डायनेस्टी में बटे हुए हैं। पहले थे क्वेश्चंस और दूसरे थे कनिष्क, मतलब एक ही साम्राज्य की दो हिस्सों में बांटा गया था। जैसे इंडिया और पाकिस्तान पहले एक था ना, जब डिवीजन हुआ तो वो अलग हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस में भी दो आते हैं, एक है कुशन, दूसरा है कनिष्क। तो जो पहली डायनेस्टी है कुशन, उनको करा था कदीफिफेस ने, और जो दूसरी है उसको किया था कनिष्का ने। अब जो कुशन्स थे उन्होंने जो है सिल्क रूट, बहुत फेमस सिल्क रूट है जो कि चाइना से स्टार्ट होता है, ये कौन कंट्रोल करता था? यही करते थे। अब गाइस जो जो चीजें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो या तो वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, या फिर जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये सब चीजें माइंड में रखनी है। ये लोग किसको फॉलो करते थे? महानाया बुद्धिज्म। महानाया बुद्धिज्म याद है, मैंने बुद्धिज्म वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि बुद्धिज्म के दो सेक्ट थे, 3 सेक्ट थे, जिनमें से एक था महानाया बुद्धिज्म। महानाया बुद्धिज्म में क्या था कि वो लोग आइडल वर्शिप में यकीन करते थे, मतलब भगवान के रूप की पूजा करने में, ना कि उनकी बातों की पूजा करने में। तो ये लोग महानाया बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। अब इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे वासुदेव। अब हमें जो है कनिष्का रूलर थे, उनका एक बहुत ह्यूज साइज का एक बिना सर का यानी हेडलेस स्टैचू हमें जो है रिसर्च करते हुए मिला था, और वो हमें कहाँ मिला था? मथुरा में मिला था। हिप्पोलस जो है एक ग्रीक सेलर है, उन्होंने मॉनसून सी रूट को भी जो है डिस्कवर किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द मॉनसून सी रूट टू इंडिया, जो कि वेस्ट एशिया और इंडिया को जोड़ता है, तो वो थे हिप्पोलस। अब इसके बाद जो है बहुत सारे थे जो कनिष्का कोर्ट में, जिसे आपको पूछने जाता है ना ये पोएट जो है किस कोर्ट से रिलेट करता है, किस रूलर से रिलेट करता है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बुद्धिस्ट राइटर है, कंटेम्प्रेरीज हैं जो कि कनिष्का कोर्ट से रिलेट करते हैं। वो कौन से हैं? नागार्जुना, चरक, अश्वघोषा, परसवा एंड वासुमित्रा। तो ये सारे हैं जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर हैं जो कनिष्का कोर्ट में थे। उसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा आर्ट को जो है फेवर करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और इन्होंने ही जो है रूल्स बनाए थे, प्रिंसिपल बनाए थे कि जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, हर एक रूल उन्होंने बताया था। तो ये चीज किन्होंने स्टार्ट करी थी? कनिष्का ने स्टार्ट करी थी। और क्योंकि ये आर्ट के और ये लोग गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत फॉलो करते थे, तो इन्होंने ही बुद्धा को सबसे पहले एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया था। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही बुद्धा की मूर्ति बनाई थी। अब तक सिर्फ इमेजेस में या फिर मन में बुद्धा भगवान बसे थे सबके, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन फॉर्म में किसने दिखाया बुद्धा को? तो क्वेश्चन या कनिष्का आपका आंसर है। क्वेश्चन पीरियड को इसीलिए गोल्डन पीरियड ऑफ गांधारा भी कहा जाता है, क्योंकि गांधारा जो है वो इमेज वर्शिप या फिर आर्ट से रिलेटेड है, और आर्ट से रिलेटेड इन लोगों ने बहुत काम किया था, इसलिए इसी गोल्डन पीरियड ऑफ गांधारा भी कहा जाता है। और जो कनिष्का रूलर थे हमारे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा युद्ध में निपुण थे, युद्ध कला में। और जैसे हमारे अशोका जी थे, उन्होंने हर जगह विजय मिली थी, तो इस तरीके से कनिष्का भी थे। तो उन्हीं के जैसे थे वो, उन्हीं के जैसे उनके युद्ध की कला नीति थी, तो इसलिए उनको सेकंड अशोका भी कहा जाता है। गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। देखो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके या तो एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा चुके हैं। मेरी तरफ से मैंने कोशिश ये की है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मौर्यन डायनेस्टी का जो क्लास है वो आज खत्म होती है। आज हमने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मौर्यन रूलर्स के बारे में पढ़ा, उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी वो पढ़ी हमने। उसके बाद जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई तो कौन कौन से जो है इंडियन यानी नेटिव रूलर्स आए या फिर जो फॉरेनर रूलर्स आए। तो आपको क्या करना है, एक बार और अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखना,
और जो नोट्स है ध्यान से हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ना। जब आप दोनों को गो थ्रू करोगे तो आपको 101% पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत इजीली आंसर कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज आपको पता होगी, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में सारी चीजें कवर की गई हैं। तो गाइज आज का सेशन यही खत्म होता है और अगला सेशन हमारा होगा वो नेक्स्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, जो कि हमारा एशियन हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद हमारा एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हमने अच्छी तरह से ये टॉपिक कवर किया, हम नेक्स्ट भी ऐसे ही कवर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपके मन में है कि आपको उसका आंसर नहीं समझ आ रहा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, हम आपका रिप्लाई जरूर कर पाएंगे, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी ना रह पाए जो आगे जाके आपको एग्जाम में परेशान करें। तो गाइस प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एंड विजिट करें साइट पे नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।